तो बच्चों जो हमारा नया टॉपिक कह सकते हो, हमने डाइपोल खत्म किया था लास्ट, तो जो नया टॉपिक है वो है आपका गॉस लॉ। ठीक है, ये नया चैप्टर भी कह सकते हो आप। एक बड़ा यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कर लिया, नेक्स्ट चैप्टर है गॉस लॉ। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं जा रहा, एनसीईआरटी में चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से नहीं जा रहा। मेरे हिसाब से पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, मैंने खुद नाम दिया है। सेकंड चैप्टर है गॉस लॉ। ठीक है, तो इस जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये वाला अप्रोच क्यों लिया था, वो ये वाला अप्रोच थोड़ा बेनिफिशियल है। ठीक है, पहली बात गॉस लॉ है क्या। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में जाके ये बात करूं, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है, प्लस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है, हमने रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है इस पॉइंट पे, हमने कर्व्ड वायर के लिए यानी आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है सेंटर में। कैसा भाई आर्क, ये 180 डिग्री वाला आर्क हो गया, एनी एंगल थीटा वाला आर्क भी चलेगा, या हमने डाइपोल के लिए किया था प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही बना देता हूँ, प्लस माइनस के लिए हमने निकाला था, सिंपली एक आइसोलेटेड चार्ज के लिए भी निकाला था, इसलिए भी निकाला है, फिर रिंग के लिए भी निकाला था, याद होगा आपको, तो रिंग के लिए एक्सिस में हमने निकाला था। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इन सब में क्या कॉमन है। हमने ये इसमें तो सिंपली निकाल लिया, कूलम्ब्स लॉ से KQ/R² इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें प्लस नाम के डाइपोल में एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट, दो पॉइंट में निकाला था, उसमें भी हमने एक्सियल पॉइंट में किया था आपका, दोनों पॉइंट में ओवरऑल हमने वेक्टर सम किया था KQ/R² का। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला विच वाज KQ/R², उसको हमने वेक्टरली ऐड किया था। रॉड जिसमें हर जगह चार्ज है, उसके लिए हमने, याद है, एक एलिमेंट्री डिस्टेंस मान के, छोटा सा एलिमेंट dx मान के यहाँ पे इंटीग्रेट किया था पूरे को। तो जब एलिमेंट dx माना था तो इसको हमने पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया। तो बार बार मैं एक ही शब्द पे जोर दे रहा हूँ, पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज की तरह इसको हमने ट्रीट किया, फिर इंटीग्रेट किया। सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो हमने एक आर्क माना, याद है, एंगल थीटा माना था, फिर डी थीटा मान के पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करके किया। इसको भी हमने पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। हम लोग अभी तक सिर्फ पॉइंट चार्ज पढ़ रहे थे। हाँ, हमने ये सब पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन हमने इनको डिराइव कैसे किया, पॉइंट चार्ज एलिमेंट को मान के इंटीग्रेट करके डिराइव किया। तो इन शॉर्ट हम पॉइंट चार्ज ही पढ़ रहे थे, पॉइंट चार्ज के बारे में ही पढ़ा हमने। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तब हमें सिंपली कूलम्ब्स लॉ से निकालना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तब हम कौन सा अप्रोच यूज करते हैं बेटा, गॉस लॉ। दैट टॉपिक इज कॉल्ड गॉस लॉ। गॉस लॉ से आपके दो तीन स्टेप में आ जाएंगे, जो कठिन इंटीग्रेशन वाले जो हमने किया ना, वो दो तीन स्टेप में आ जाते हैं, बहुत इजीली आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा बेसिक आपको स्टार्टिंग करता हूँ गॉस लॉ का। तो गॉस लॉ का यूज है, इट इज ए वेरी इजी मेथड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कॉम्प्लेक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये डेफिनेशन नहीं है बेटा, डेफिनेशन मैं प्रॉपर बाद में लिखाऊंगा। ठीक है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये बस अगर आपको पूछता है कि गॉस लॉ हम क्यों पढ़ते हैं, दैट्स आंसर। क्योंकि मैं बताता हूँ, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले ये क्यों का जवाब देना जरूरी है, क्यों। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं ये चैप्टर। नेक्स्ट हो गया, इसमें एक टॉपिक आता है एरिया वेक्टर। अब आप बोलोगे कि सर एरिया वेक्टर, हाउ इज इट पॉसिबल, एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी तो हो ही नहीं सकती, हाउ कैन एरिया बी ए वेक्टर। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, इमेजिन करो, जैसे कि मान लो मैंने ये फोन लिया मेरा, ठीक है, मैंने ये मेरा फोन लिया। ठीक है, अब इमेजिन करो कैमरा से, यानी कि आपसे बहुत तेज हवा चल रही है, मैंने फोन को ऐसा रखा, फोर्स फील होगा क्या, कितना फोर्स फील होगा, प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है इनटू एरिया। अब मैंने फोन को अगर ऐसा कर दिया, हवा ऐसी ही चल रही है, आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रही है हवा, तो प्रेशर इनटू एरिया, एरिया कम लग रहा है कि नहीं। इन शॉर्ट, ये जो बहुत ही फ्लैट एक एरिया था, ये एरिया को अगर मैं थोड़ा एंगल में चेंज करता हूँ, तो फोर्स अप्लाइड जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है कि नहीं। इसका कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप मान लो वहां पे जा रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी के बाहर अपना हाथ निकाला, वैसे निकालना चाहिए नहीं, मत निकालो, मान लो निकाला, सबने निकाला हुआ है, पता हुआ है, हाथ निकाला, गाड़ी से हाथ निकाल के आप हाथ को खुला रख दो, ऐसा कर दो। जब ऐसा करोगे तो हवा देखना तेज लगती है, फिर ऐसा कर दो, देखना हवा थोड़ी कम लगेगी। क्या, क्योंकि तुम्हारा जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो कम हो रहा है, तो एरिया ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है। एरिया का अगर ओरिएंटेशन चेंज करूं तो बेटा चीजें बदल रही हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एरिया ओरिएंटेशन में डिपेंड कर रहा है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी हुआ।
हालांकि एरिया देखो एक ऐसा क्वांटिटी है जो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि वो स्केलर होगा कि वेक्टर होगा। अगर आपको बोला जाए कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रूम, सरफेस एरिया ऑफ दिस रूम, तो बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, हमको सिर्फ एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मैं बताऊं कि कैलकुलेट द फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन द फोन, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो फोन का जो एरिया है वो हवा के डायरेक्शन में किस हिसाब से रखा हुआ है। हवा का डायरेक्शन इस तरफ है, फोन ऐसा रखा है, ऐसा रखा है, ऐसा रखा है, पूरा आपको बताना पड़ेगा, तब आप फोर्स निकाल सकते हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन की एरिया इज अ स्केलर और वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसी में हम लोग और चर्चा कर रहे हैं। ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। ठीक है, तो एरिया इज अ वेक्टर। अब एरिया वेक्टर तो उसकी डायरेक्शन क्या है वो बताते हैं। एरिया दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन एरिया, एक होता है क्लोज्ड एरिया। ठीक है, ओपन एरिया क्या होता है? सपोज दिस इज एन एरिया, तो उस एरिया, मान लो एरिया आपका ये है 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी 10 मीटर स्क्वायर एन कैप। एन कैप इज व्हाट? इट इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया। एरिया से परपेंडिकुलरली जो जाएगा दैट इज कॉल्ड द एरिया वेक्टर। समझ में? उस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होती है, यानी कि जितना बड़ा एरिया उतना लंबा ये वेक्टर, बिकॉज द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वी हैव स्टडीड दिस इन क्लास 11। समझ में आ रहा है बेटा? कोई भी डाउट? चलो, तो एरिया वेक्टर हमें समझ में आया। ठीक है, तो ये एरिया, अब अच्छा ये बोल सकते हो ना कि सर ये एरिया जो आपने कराया इसका एरिया वेक्टर तो नीचे की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। सही है बेटा, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। आप जब सम करोगे तो आप या तो ये मान के चलो या तो ये मान के चलो, सम के बीच में अदला बदली नहीं करने का है। अगर एक क्वेश्चन दिया आपने ये एरिया वेक्टर माना है तो इसी को मान के आगे बढ़ते जाओ, इसमें मत दो। लेकिन दूसरे बच्चे ने इसको एरिया वेक्टर मान के किया है तो दूसरे बच्चे का वो भी करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट है अपनी जगह, बस मिक्स नहीं करना है। ठीक है, जो जैसे कन्वेंशन होता है ना, हम कर चुके क्लास 11 में, कोई कन्वेंशन मानो उसको फॉलो करो। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है क्लोज्ड एरिया पे। ठीक है, क्लोज्ड एरिया की जो बात होती है वो ऐसी होती है। क्लोज्ड एरिया मतलब जो एरिया क्लोज होते हैं, जैसे क्लोज बॉडीज हो गए, जैसे आपका क्यूब हो गया। ठीक है, तो क्यूब में जो एरिया वेक्टर होगा इस वाले फेस का सिर्फ बाहर की तरफ ही होगा। एरिया वेक्टर क्लोज्ड बॉडीज में अंदर की तरफ नहीं ले सकते। ओपन सरफेस में क्या होता है, बाहर ले अंदर ले तेरी मर्जी, लेकिन ओपन एरिया में बाहर ले अंदर ले तेरी मर्जी, लेकिन क्लोज्ड एरिया में हमेशा हम लोग बाहर ही लेंगे, हमेशा कहाँ लेंगे? बाहर ही लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बाहर की तरफ, ये वाला किस तरफ होगा? बाहर की तरफ, नीचे वाला नीचे की तरफ, ये वाला इस तरफ, वो वाला उस तरफ। तो इन ए क्लोज्ड एरिया विल ऑलवेज टेक द एरिया वेक्टर इन द आउटसाइड डायरेक्शन। तो ये था एरिया वेक्टर के ऊपर चर्चा। इसमें खैर और भी चर्चा होती है, मैं थोड़ा लंबा उतना खींचूंगा नहीं, थोड़ा आपको एक दो चर्चा और बता देता हूँ। ठीक है, देख, मान ले ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, मान लो ये एक एरिया लिया मैंने, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक स्क्वायर एरिया ले जिसका ये वाला कोऑर्डिनेट है 0 1 0, ये वाला कोऑर्डिनेट है 0 0 1। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ दिस लेंथ इज हाउ मच? 1 यूनिट। दिस लेंथ इज हाउ मच? 1 यूनिट। तो व्हाट इज द एरिया? एरिया विल बी इक्वल टू 1 क्रॉस 1, दैट इज 1 यूनिट, व्हाटएवर मीटर स्क्वायर, मीटर ही मान ले, तो एरिया विल बी 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? या तो आप इस तरफ मानो, इस तरफ मानेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? आई कैप। किसी बच्चे ने अगर बोला है कि सर एरिया वेक्टर मैंने 1 मीटर स्क्वायर माइनस आई कैप लिया है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट बेटा, बिल्कुल गलत नहीं है, वो उस तरफ मान सकता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। समझ में आया बेटा? तो आई होप एरिया वेक्टर का, आई होप आपको बेसिक वाला नॉलेज क्लियर होगा। एरिया वेक्टर में और भी डिस्कशन करेंगे, थोड़ा मतलब पहले लिख लो आप लोग ये सब चीजें। बेटा एरिया वेक्टर पे थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, तो वो डिस्कशन ये है, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी थोड़ा सा बड़ा मतलब कम्पिटिटिव लेवल का चीज आ गया है। ठीक है, मैं गॉस का थोड़ा कम्पिटिटिव लेवल और वो मिक्स करके पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको बता दूंगा कौन सा कम्पिटिटिव लेवल है और कौन सा नॉर्मल लेवल है। ये वाला टॉपिक कम्पिटिटिव लेवल का है, आपकी मर्जी बेटा, आपको देखना है कि सब हुई। ठीक है, मेरा काम तो पढ़ाना है क्योंकि मैं सब हर चीज ही कवर करने वाला हूँ। ठीक है, इससे पैरेललोग्राम हैज इट्स एडजेसेंट साइड्स P एंड Q। एक पैरेललोग्राम बनाया हमने जिसका एडजेसेंट साइड्स P और Q है, तो जो एरिया वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q। समझ में आया? तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ? अच्छा, ये कैसे?
इंपॉर्टेंट बात है कैसे। व्हाट इज एरिया ऑफ, पहली बात व्हाट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एरिया इनटू, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इनटू क्या, एन कैप। व्हाट इज एन कैप, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया। पहली बात P क्रॉस Q अगर लेंगे, P क्रॉस Q बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं अंगूठा, बेटा एक आपको पता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालना कैसे होता है, P क्रॉस Q बाहर की तरफ है कि नहीं। अगर ये बेटा बाहर की तरफ है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सिंस ये बाहर की तरफ है दैट मीन्स फर्स्ट चीज तो ये डायरेक्शन वेरीफाई कर रहा है, डायरेक्शन थिंग इज करेक्ट, क्योंकि डायरेक्शन शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड P क्रॉस Q इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और क्लास 11 में एक प्रॉपर्टी भी थी, P cross Q is perpendicular to both P and Q and the plane containing it। प्रॉपर्टी था, मैंने लिखाया था, आपने कहीं और पढ़ा होगा तो वहां भी पढ़ा ही होगा, बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, तो पहली बात एन कैप वाली चीज को, ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम। मैग्नीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर लेंथ। मैं दूसरे मार्कर से यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोग को उतना कंफ्यूजन ना हो, हालांकि मुझे अपना दूसरा मार्कर नहीं मिल रहा है, मुझे मिल गया है फाइनली। मेरी बातें भी एक टीचर लोग जैसी ही हो गई है। चलो देखो, ये मार्कर से इंक ड्रिप होते हुए पता नहीं क्यों, खैर जो भी है, हमको पता है व्हाट इज द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज बेस, वाह वेरी गुड, बेस इनटू परपेंडिकुलर लेंथ। परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगा, ये क्यू है, ये थीटा है, व्हाट विल बी दिस Q sin theta। So can I say area will be equal to P into Q sin theta। What is area? What is area? Base into perpendicular length। समझ में आ रहा है। अच्छा, P into Q sin theta को मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q, मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q। तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड, और ये जो एरिया वेक्टर है वो तो P क्रॉस Q डायरेक्टली दे रहा है। So I can simply write area vector as P cross Q। Again, why P cross Q? Because P cross Q का मैग्नीट्यूड हमें एरिया का मैग्नीट्यूड देता है। Why P cross Q? क्योंकि P cross Q का डायरेक्शन भी हमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देता है। Therefore, we can say that area vector is given by the product of the cross product of two adjacent है। अभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट के सम्स आते होंगे, है ना, ये सब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो मैं आपको एक आसान प्रैक्टिस भी करा दूंगा। ठीक है, मैं अभी करा देता हूँ आपको प्रैक्टिस, लिख लो। आई होप लिख लिया होगा इतने टाइम में, नहीं लिखा तो वीडियो को बैक मारो और लिखो, क्योंकि ये सब चीजें तो बेटा सिंपल सी चीज है, कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, वीडियो क्लास, फिजिकल क्लास में एक रहता है कि सर ने मिटा दिया लिखने से पहले, खैर कोई बात नहीं। चलो ये मान लो एक प्लेन है, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो 2,0 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,3 है। ठीक है, हमको बोला फाइंड द एरिया वेक्टर। कैसे निकालेंगे एरिया वेक्टर, यहाँ पे इसको दो एरिया मान लो, कंसीडर दिस एरिया टू बी व्हाट 2i कैप, सॉरी दिस वेक्टर टू बी व्हाट 2i कैप। सबको पता है बेटा, मत पूछना क्यों, मैग्नीट्यूड 2 है, डायरेक्शन इस तरफ है, बिल्कुल मत पूछो बेटा क्यों, बचकानी चीजें हैं। ठीक है, सब क्या बताऊं, ये किस तरफ है, y एक्सिस की तरफ, लेंथ कितना है 3 यूनिट्स, तो 3j कैप। कैन आई से एरिया वेक्टर विल बी 2i क्रॉस 3j, ये कितना हो गया 6, i क्रॉस j, व्हाट इज i क्रॉस j, k कैप। बात खत्म, समझ में आया कि नहीं। कोई बच्चा बोलेगा कि सर आपने 2i डॉट 3j क्यों किया, 3j डॉट 2i भी तो करो बेटा, सेम बात है, माइनस k कैप होगा। और मैंने क्या बताया था, दोनों ही करेक्ट है। समझ में आया, जिसको जो करना है वो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें मैं एक और सवाल आपको करा देता हूँ, हालांकि मुझे पता नहीं वो थोड़ा अच्छा लेवल का हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं, समझने वाले समझ सकते हो बेटा। क्लास 11 का बेसिक्स क्लियर होगा तो समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पहले वो जाके देखो, कौन सा चैप्टर हो गया बेटा आपका, है वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर जाके देखो। ये मान लो एक प्लेन है, ठीक है, इसका मैं कोऑर्डिनेट बता देता हूँ। ये एक्स एक्सिस, मैं थोड़ा डायग्राम को थोड़ा बढ़िया सा और बनाता हूँ। ठीक है, डायग्राम मेरे को उतना पसंद आया नहीं, मैंने जो डायग्राम बनाए थे, डायग्राम बढ़िया होना चाहिए भाई, डायग्राम घटिया डायग्राम में फील नहीं आती, और फील बेटा बहुत हर चीज में,
पढ़ाई हो, खेलकूद हो या बाकी जो भी है, फील काफी जरूरी है। ठीक है बेटा, मान लो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,3,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट क्या 1,0,1। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रखा हुआ है। आई होप आप लोग को डायग्राम समझ में आ रहा होगा। और कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, यानी ये पॉइंट किस प्लेन में है, एक्स और जेड प्लेन में है, मत भूलना। कोई भी कोऑर्डिनेट जब ऐसा इमेजिन कर, ये बोर्ड है, यहाँ पे हम एक्स वाई एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट है 2,3, इसका वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट क्या है 0। अगर कोई चीज एक्स वाई प्लेन में है, ऑब्वियसली मतलब है एक्स वाई प्लेन में है, मतलब आगे या पीछे नहीं है, क्योंकि आगे या पीछे होने से वो किसी और प्लेन में होगा। हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो वहां पे जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। सिमिलरली हम किस प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्स जेड प्लेन की बात कर रहे हैं, तो एक्स और जेड प्लेन में कौन सा रह गया वाई वाई एक्सिस, तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। समझ में आया कि नहीं बेटा? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,0,1। हमें बोला है कि एरिया वेक्टर निकालो। कैसे निकालेंगे एरिया वेक्टर? 2 एडजेसेंट साइड्स लो, ये क्या हो जाएगा 3j कैप, ये कितना हो जाएगा याद है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर याद होगा तो पता चल जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो 1i कैप प्लस 0j कैप प्लस 1k कैप। कैन आई से मेरा 2 एडजेसेंट वेक्टर्स आ चुका है, सो आई कैन से माय एरिया वेक्टर will be 3j cap cross I plus k cap। कोई भी डाउट? ठीक है, तो यहां से हमारा 3j क्रॉस I प्लस 3j क्रॉस k। अब ये तो याद होगा ही, I क्रॉस j क्या होता है k, तो I क्रॉस j क्रॉस I क्या होगा माइनस k, j क्रॉस k क्या होता है बेटा प्लस I प्लस 3i का। तो दिस इज योर एरिया वेक्टर। समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है बेटा, लिख लो इस चीज को। हाँ तो बच्चों, जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि इस चैप्टर में गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके डील करता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज को लेके डील करती है ना, उसी तरह गॉस लॉ फ्लक्स को लेके डील करता है, SLUX फ्लक्स। ठीक है, चलो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है बेटा? जो ब्लैक में जो डेफिनेशन लिखी है और ब्लू में एक डेफिनेशन लिखी है। ब्लैक वाली मीनिंग वाली डेफिनेशन है जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी, इससे मीनिंग समझ में आता है। ब्लू वाली डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में लिखनी है। ठीक है, ये जो ब्लू वाली मैंने 1.5 लाइन में कंप्लीट किया, 2 लाइन में कंप्लीट की, आपको 3-4 लाइन वाली बढ़िया से एकदम इंग्लिश में मिल जाएगी मेरे नोट्स में। ठीक है, तो वही एग्जाम में सीधा डाल देना है। ठीक है, चलो पहले मीनिंग समझते हैं। फ्लक्स बेसिकली क्या होता है? इट इज नॉट एक्जैक्टली एनर्जी, बट जितना ज्यादा फ्लक्स उतनी ज्यादा एनर्जी, ये समझ सकते हो। जितना ज्यादा फ्लक्स उतनी ज्यादा एनर्जी। तो फ्लक्स इज काइंड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, और इट्स ए मेजर ऑफ एनर्जी, मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग एनी एरिया परपेंडिकुलर टू इट। लिख देना यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट, यानी किसी भी एरिया से कितनी एनर्जी जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से कितनी एनर्जी जा रही है वो किस पे डिपेंड करेगी? कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा एनर्जी जा रही है। अब बोलोगे कैसे तरह एनर्जी जा रही है? मान लो इस एरिया में चार्ज पार्टिकल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हुई तो वो चार्ज पार्टिकल ज्यादा फोर्स फील करेगा, तो ज्यादा एक्सेलरेट होगा, तो ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी उसकी। एनर्जी एक्सेलरेट करेगा मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है मतलब एनर्जी बढ़ रही है। इन शॉर्ट, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोबारा बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो चार्ज ज्यादा फोर्स फील करेगा, ज्यादा फोर्स तो ज्यादा एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो टोटल एनर्जी बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। रिलेशन समझ में आया कि नहीं? तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा उसकी एनर्जी बढ़ेगी, उतना ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी उसकी। अब उसकी एनर्जी अगर उतनी ज्यादा बढ़ेगी तो यहाँ से हम एक और कंक्लूजन कर सकते हैं कि हायर द अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर द एनर्जी फ्लोइंग थ्रू इट। अच्छा अगर मैं एरिया थोड़ा बड़ा लूँ तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जा पा रही है ना, तो ज्यादा चार्जेस को एक्सीलरेट करा पाएगा। तो एरिया अगर ज्यादा है तो आपका एनर्जी भी ज्यादा जा सकती है, वही जो कि ऑब्वियस बात है। जितना बड़ा दरवाजा उतना ज्यादा इंसान जा सकते हैं एक साथ, तो जितना ज्यादा बड़ा एरिया उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकता है। तो इन शॉर्ट, फ्लक्स इज डिपेंडेंट अपॉन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एरिया एंड इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट।
कंडीशन है, एरिया का जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड क्रॉस इट परपेंडिकुलर टू इट। समझ में आया? तभी तो एरिया एनर्जी पार करके जाएगी ना। एनर्जी क्या करना है? पार करके जाना है। समझ में आया कि नहीं? पैरेलल जाएगा तो पार नहीं किया ना, तो एनर्जी पार करके जाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड भी सुनना अच्छे से, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया। लेकिन एरिया वेक्टर की अगर बात करें तो एरिया वेक्टर भी किस तरफ होगा? इसी तरफ ना होगा जी, ऊपर की तरफ ही तो होगा। तो देयरफॉर फॉर फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी पैरेलल टू व्हाट? एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया। आपको जैसे याद रखना है रखो, मेरे हिसाब से ऐसे याद रख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया का प्लेन से परपेंडिकुलर होना चाहिए। वैसे थोड़ा फील आती है समझ में, क्योंकि एरिया वेक्टर से आप उतना वाकिफ नहीं हो, अभी धीरे धीरे वाकिफ हो जाओगे तब समझ में आने भी लग जाएगा, तब यही चीज याद रह जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एंगल बना दिए, ये वर्टिकल है, एरिया हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, अगर वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलरली स्लाइड कर रहा है? कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलरली जा रहा है? ई कॉस थीटा। तो कैन आई से ई कॉस थीटा विल बी द कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी गोइंग परपेंडिकुलर टू द एरिया। देयरफॉर फ्लक्स कितना होगा? ई कॉस थीटा इनटू ए, ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा को हम ई डॉट ए भी लिखते हैं। तो फ्लक्स फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनना अच्छे से, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई डॉट ए। समझ में आया कि नहीं बेटा? ठीक है, ये चीज पूरा लिख लो, इसके बाद मैं एक दो सम्स कराता हूं तो आपको समझ में आएगा। और हाँ, तो एक बेसिक सवाल मैं आपको देता हूँ, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला है इस एरिया से फ्लक्स निकालने के लिए। तो ये एरिया आपका ऐसा दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं चारों, तो इजीली बता देते हैं यार एरिया कितना होगा। 2 × 4। 4 किस तरफ परपेंडिकुलर टू इट? 4 k कैप, क्योंकि परपेंडिकुलर टू इट क्या होता है? दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो एरिया वेक्टर हो गया आपका 4 k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 2 k कैप। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे आ रही है, अच्छे से सोच। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलरली एनर्जी लेके आ रही है कि नहीं? एनर्जी क्रॉस हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। तो कैन आई से फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई डॉट ए। बेस्ट डॉट प्रोडक्ट याद रख, 2 k कैप डॉट 4 k कैप। कितना हो गया बेटा ये आपका? 8। ठीक है, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है, देखो बेटा मैं बताना भूल गया, यूनिट ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू वेबर। पता नहीं आपको वहाँ पे दिख रहा होगा कि नहीं, आई होप दिख रहा होगा। शॉर्ट फॉर्म में इसको डब्ल्यू भी लिखते हैं। ठीक है, WEBER है वो, शॉर्ट फॉर्म में इसको डब्ल्यू भी लिखते हैं। एक और चीज, इसका आप लोग मुझे आई होप निकाल सकते हो, क्योंकि व्हाट इज ई डॉट है ना, ई क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज एरिया? मीटर स्क्वायर। यार इसका डायमेंशन तो निकाल ही सकते हो, तो डायमेंशन ऑफ फ्लक्स में एक बार निकाल ही देता हूँ। ठीक है, न्यूटन होता है MLT-2, एरिया होता है L², कूलम होता है 80। तो ये हो गया बेटा आपका M(L³ T-3 A-1). दिस इज योर डायमेंशन ऑफ फ्लक्स। ठीक है बेटा, याद मत रखो, फॉर्मूला डिराइव कर सकते, कोई बड़ी बात, 2 स्टेप का यार कौन याद रखेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अच्छा इसमें एक और सवाल में मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ। अगर आपका एरिया वेक्टर 2i कैप होता, 2i कैप होता तो क्या करते? 2i कैप होता है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है। अगर इस तरफ है तो एरिया को पेनिट्रेट कर रही है क्या? नहीं कर रही ना बेटा, तो फ्लक्स क्या होगा? 0। डायरेक्टली भी 0 लिख सकते हो, या तो आप डॉट प्रोडक्ट करके कर सकते हो। 2i कैप डॉट 4k कैप। आई डॉट के क्या होता है? बट आई डॉट के 0, एवरीवन नोज इट। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया? 0। आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, अच्छा लिख लो ये वाला चीज। अच्छा, इसमें एक और चीज अगर मैं बोलूं कि अगर ऐसा बोल दे यार 2i + 3j + 4k बोल दिया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया ये है। ठीक है, सिंपली क्या करना है तेरे को? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेगा? 2i + 3j + 4k डॉट, व्हाट इज एरिया? 4k कैप। अपने को पता है i डॉट के, j डॉट के 0 होता है, k डॉट के 1 होता है, आपका हो गया 16 वेबर। डायरेक्टली, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सा चीज है। ठीक है ना बेटा? ठीक है, ये सब सवाल आप कर सकते हो, इसमें कुछ कठिन नहीं है। हाँ, तो स्टूडेंट्स जो अगला सवाल है ये काफी बेसिक सा सवाल है, हम धीरे धीरे सवाल में अपग्रेड करते जाएंगे। फाइंड फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्यूब है जिसका साइड क्या है? 1 × 1 × 1
ठीक है, और बोला है फाइंड द फ्लक्स लिंक विद द क्यूब। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मान लो E इक्वल टू E नॉट आई कैप है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है फर्स्ट ऑफ ऑल, और किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, इस तरफ होगी। तो वी कैन लिटरली से इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा डायग्राम से ड्रॉ नहीं करते, इमेजिन करो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो मैं पहले साइड्स का नाम दे देता हूँ, A B C D E F G H। हालांकि थोड़ा अलग नाम देने से बेटर था, बट कोई बात नहीं। ठीक है, अब पहली बात ये देखो, मेरे को ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, एक्स एक्सिस में। तो कौन सा प्लेन है, कौन सा ऐसा प्लेन है जिसमें आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, जिसमें जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेन के अंदर से नहीं जाती। मतलब मैंने क्या बताया, अगर फ्लक्स होना है तो प्लेन के अंदर से जानी पड़ेगी। मतलब ऐसा मान लो, सपोज दिस इज योर प्लेन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड पेनिट्रेट इट। तो ऐसा कौन सा फेस है जिसमें पेनिट्रेट नहीं कर रही, रेदर पैरेलल जा रही है, रेदर पैरेलल जा रही है। क्या मैं बोल सकता हूँ फ्रंट वाला फेस, ये वाला फेस है ABEF, क्या मैं कह सकता हूँ ABEF वो वाला फेस है, क्योंकि ABF जो फेस है उसमें मैं कह सकता हूँ ना इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात तो एक्स एक्सिस में जा रही है, तो ABF से पैरेलल जा रही है। सेम थिंग विथ HGCD, पीछे वाला फेस, उसमें भी सेम थिंग विथ EFGH, जो टॉप वाला फेस है उससे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल जा रही है, तो उसमें भी एनर्जी कुछ घुस नहीं रही। एनर्जी नहीं घुस रही तो सीधी बात है बेटा फ्लक्स जीरो है उसके लिए। सेम थिंग विथ ABCD ऑल्सो। तो एकमात्र जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो किस किस फेस से लिंक हो रहा है बेटा, पीछे वाले फेस से, विच इज ADHE, और सामने वाले से, क्योंकि सामने वाले और पीछे वाले में फ्लक्स होगा। मैंने क्या बताया था, जो क्लोज्ड बॉडीज होती है, क्लोज्ड बॉडीज जो होती है, मैं उसके बारे में ऑलरेडी आपको डिटेल में बता चुका हूं। उसमें जो बेटा आपका एरिया वेक्टर होगा हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड। ये बताया था कि नहीं, हमेशा क्या होता है वो आउटवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ नहीं होता। ओपन बॉडीज में आप किसी भी तरफ ले सकते हो, ओपन फेसेस में आप किसी भी तरफ ले सकते हो, क्लोज्ड बॉडीज में हमेशा आउटवर्ड की तरफ होगा, हमेशा बाहर की तरफ। ये कन्वेंशन माना गया है। ठीक है बेटा, अब देखो इस सवाल को हम लोग अगर सॉल्व करें तो सॉल्व कैसे करेंगे। पहली बात हमें ये बात समझ में आई कि जो फ्लक्स लिंक होगा आपका इन दोनों शेडेड फेसेस से ही होगा। पहले फेस की बात करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं, ये वाला पार्ट को मैं मिटा देता हूँ, इस पार्ट को मैं मिटा देता हूँ। जो नेट फ्लक्स होगा विल बी इक्वल टू फ्लक्स। अच्छा मान लो इस फेस से फ्लक्स 1 लिंक हो रहा है और पीछे वाले फेस से फ्लक्स 2 लिंक हो रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, कह सकता हूँ नेट फ्लक्स विल बी ∅1 + ∅2। फ्लक्स कैसे आता है, E डॉट A डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर क्वांटिटी, तो फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। सीधी बात है, एनर्जी का मेजर है ना, तो फ्लक्स क्या है, एनर्जी का मेजर। एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो फ्लक्स भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो दोनों प्लस हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। ∅1 की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, इस तरफ कितना है, E नॉट। आई कैप दो या ना दो मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम एरो से दिखाई रहे हैं। तो इसमें कितना फ्लक्स लूंगा, E नॉट इंटू इसका एरिया कितना है 1+1, और फ्लक्स कितना होगा पूरा E नॉट इंटू एरिया दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ फ्लक्स विल बी E नॉट इंटू, अच्छा इसको 1+1+1 नहीं देके एरिया ये L देते हैं, तो बच्चों को थोड़ा मतलब थोड़ा वेरिएबल टाइप बोर्ड टाइप क्वेश्चन बन गया भाई, बोर्ड टाइप थोड़ा सवाल बन गया। तो E नॉट इंटू क्या हो जाएगा, वो L² हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि एरिया वेक्टर भी किस तरफ है, इस तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। तो आप अगर ऐसा भी करो E डॉट A cos 0, वो भी समझ में आता है। इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, पीछे वाले में इस तरफ, लेकिन एरिया वेक्टर किस तरफ है, बाहर की तरफ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो फ्लक्स होगा कितना होगा, E नॉट इंटू एरिया क्या है L² इंटू कॉस कितना होगा 180 डिग्री। व्हाट इज कॉस 180 डिग्री, -1, दैट इज इक्वल टू E नॉट L² माइनस E नॉट L² इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी नेट फ्लक्स इसमें क्या है 0। अब ये तो सवाल हो गया, अब सिग्निफिकेंस क्या है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है ये चीज, सुन अच्छे से। फ्लक्स पॉजिटिव यानी एनर्जी निकल रही है। ये सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सॉलिड सरफेस की बात कर रहा हूँ, जो सरफेस वाला प्रॉब्लम है, मतलब सॉरी क्लोज्ड बॉडी सिस्टम में, क्लोज्ड बॉडी के लिए बात कर रहा हूँ। व्हाट इज फ्लक्स, मेजर ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी निकल रही है ना। अगर फ्लक्स पॉजिटिव है तो कॉपी में लिख लो, फ्लक्स पॉजिटिव मींस एनर्जी इज कमिंग आउट और द बॉडी इज रेडिएटिंग एनर्जी, दैट काइंड ऑफ थिंग। फ्लक्स नेगेटिव मतलब एनर्जी वो एब्सॉर्ब कर रहा है।
थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था क्लास 11 में, याद है कि नहीं? तो बॉडी अगर एनर्जी रेडिएट कर रही है, हालांकि थर्मोडायनेमिक्स से अलग है ये चीज, डोंट रिलेट टू इट, आई एम जस्ट सेइंग कन्वेंशन वाइज सेइंग, अगर बॉडी एनर्जी रिलीज कर रही है, बॉडी एनर्जी रिलीज कर रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे? फ्लक्स को मानेंगे पॉजिटिव। हालांकि 11 में थर्मोडायनेमिक्स में ऑपोजिट था, अभी उसमें बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, सिंपल चीज, फ्लक्स पॉजिटिव यानी एनर्जी रिलीज कर रही है, फ्लक्स नेगेटिव यानी एनर्जी एब्सॉर्ब कर रही है। दोबारा बता रहा हूँ, फ्लक्स पॉजिटिव यानी एनर्जी रिलीज, फ्लक्स नेगेटिव मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब। खुद एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तो पीछे वाले फेज से तो अंदर जा रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रही है, इसलिए फ्लक्स क्या आया? नेगेटिव। सामने वाले फेज की अगर बात करें, सामने वाले फेज की बात करें, तो फ्लक्स किस तरफ है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है बॉडी, तो एनर्जी निकल रही है कह सकते हैं, यानी फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव। नेट फ्लक्स जीरो मतलब क्या? इस बॉडी से टोटल कोई एनर्जी निकल नहीं रही, यानी कि जितनी एनर्जी घुस रही है उतनी ही निकल रही है, दैट इज मेंट बाय नेट फ्लक्स जीरो। व्हाट इज फ्लक्स? मेजर ऑफ एनर्जी। नेट फ्लक्स जीरो यानी नेट एनर्जी ट्रांजैक्शन जीरो है, यानी जितना एनर्जी आया उतना चला गया, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना एनर्जी जाएगा उतना ही निकल जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं? सोच के देख, इस क्यूब को मैं टेढ़ा करके कुछ कैसा भी रख दूं, क्यूब की जगह कोई भी रैंडम बॉडी हो, स्फीयर हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड घुस रहा है उतना तो निकल ही जाएगा ना यार, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना यार, अब पीछे भी जितना आगे भी उतना। ये क्यूब को अगर मैं ऐसे रख दूं, क्यूब को ऐसे रख दूं और तब इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखूं, खुद देख, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार घुस गया ना बेटा, वो निकलेगा ही निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा बात आप लिख सकते हो कि नेट फ्लक्स फॉर ए क्लोज्ड बॉडी, सुनना अच्छे से, नेट फ्लक्स फॉर ए क्लोज्ड बॉडी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फाइनाइट इज जीरो फॉर एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के लिए, रैंडम बॉडी, कुछ भी बॉडी है, जितना फील्ड घुसेगा उतना निकल ही जाएगा, तो नेट फ्लक्स इज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इस चीज को अच्छे से स्टार लगा के लिख लो, और इस चीज का आगे भी काफी सिग्निफिकेंस आएगा। तो आई होप आपको ये वाला प्रॉब्लम में काफी चीजें समझने को मिली होंगी। हाँ तो बच्चों, अभी आप सोच रहे हो कि क्या नया पढ़ा रहे हो सर, सेम सवाल दे दिया। नहीं बेटा, अच्छे से देख, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गई। पहले क्या थी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी क्या है? ई नॉट एक्स आई कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसका साफ साफ मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे एक्स एक्सिस में आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है? चलो, पहले ऑरिजिन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ऑरिजिन में एक्स की वैल्यू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। एक्स इक्वल टू 1 मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ई नॉट इंटू 1 आई कैप। एक्स इक्वल टू 2 मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ई नॉट इंटू 2 आई कैप, एंड सो ऑन। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आया कि नहीं? दूसरी बात, अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि पहली बात आई कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी हो जाए, वैल्यू कुछ भी हो, जीरो कुछ भी, व्हाटएवर, 1 2 3 4 व्हाटएवर, 120 व्हाटएवर, हमेशा डायरेक्शन एक्स एक्सिस में ही, हमेशा डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, एक्स एक्सिस की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ये बात समझ में आया कि नहीं? हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव, एक्स फॉर एक्स अगर -1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बता? माइनस ई नॉट आई कैप। व्हाट डज इट मीन? ई नॉट इंटू माइनस आई कैप, यानी कि यहां पे मैं एक बना रहा हूं, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। सोच के देख, फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स दिस थिंग विल बिकम नेगेटिव, दिस होल थिंग विल बिकम नेगेटिव। एक्स इक्वल टू -2 पुट कर, -2 ई नॉट आई कैप। समझ में आया? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिन के इस तरफ, ऑरिजिन के राइट साइड में इस तरफ, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में इस तरफ, पूरा 3D में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे की एक लकीर जा रही है, पूरा 3D में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ऑरिजिन की इस तरफ आ रही है। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऑरिजिन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? जीरो, और इस तरफ भी बढ़ रही होगी इसकी मैग्नीट्यूड, इस तरफ भी मैग्नीट्यूड बढ़ रही होगी। ये बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? क्योंकि इस तरफ जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ेगा नेगेटिव में, मैग्नीट्यूड तो बढ़ता जाएगा, हालांकि डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में। क्या ये बात समझ में आया बेटा? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। फ्लक्स निकालते हैं। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? एक्स एक्सिस में। सामने वाला फेस में कोई फ्लक्स होगा? नहीं। समझाने का कोई जरूरत है क्या बेटा?
सामने वाला फ्लक्स में कोई फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि उसमें एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। एनर्जी तो तब मानी जाती है ना जब वो उसको परपेंडिकुलरली निकले उससे, तो इससे कोई फ्लक्स है नहीं है। पहले ए बी सी डी ई, पता नहीं यार मैं ऐसे लिख पाता यार, भूल जाता हूँ, ई लिख देता हूँ। तो ए बी सी डी में कोई फ्लक्स नहीं, ई एफ जी एच में कोई फ्लक्स नहीं, टॉप फेस और बॉटम फेस में कोई फ्लक्स नहीं, फ्रंट फेस ई ए बी एफ ई कोई फ्लक्स नहीं, बैक फेस डी सी जी एच कोई फ्लक्स नहीं, साइड फेस हाँ इन दोनों में फ्लक्स है, बी सी जी एफ और ए डी एच ई इन दोनों में फ्लक्स होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट कर रही है। चलो इसमें मान लेते हैं फ्लक्स φ1 है, सेकंड वाले में फ्लक्स φ2 है, कुछ भी मान सकते हो, कोई तो मतलब नहीं है। पूरा जो फेस है ए डी एच ई, अच्छे से देख, पूरे फेस में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बता, 0,0,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,L,0। ऑब्वियस सी बात है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0,L, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,L,L, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस में भी इसका पोजीशन है और z एक्सिस में भी इसका पोजीशन है, अच्छे से सोच के देखो। लेकिन x एक्सिस में हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 0, क्योंकि ये पूरा जो प्लेन है ना, ये पूरा प्लेन ही किस एक्सिस में है, YZ प्लेन में। ये पूरा प्लेन ही YZ प्लेन में, और YZ प्लेन में x की वैल्यू क्या होती है 0। बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा अंदाजा लगाएगा समझ में आ जाएगा। इस पूरे प्लेन में x की वैल्यू 0 है क्योंकि ये पूरा प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस पूरे प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी E0 इंटू 0 ना, यानी इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो फ्लक्स भी 0, φ1 आपको क्या आ गया 0 आ गया। φ2 निकालते हैं यार, φ2 क्या होगा, φ2 आपका होगा, इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा E0 इंटू एल आई कैप, E0 इंटू एल आई कैप दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है E0 इंटू एक्स आई कैप। ये बता, ये जिस प्लेन में है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट L,0,0। तुम अच्छे से देखोगे इस प्लेन में जितने वर्टेक्स हैं उन सब वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट विल बी L, so the value of x in BCGF, x की जो वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर प्लेन में दैट इज L। अच्छे से सोच के देख लेना, फिजिकल क्लास में होता तो मैं पूरा प्रॉपर 3D बॉक्स एक था मेरे पास, मैं बॉक्स से ऑरिजिन एक प्रॉपर ऑरिजिन बनाता, फिर बॉक्स को रख के आपको दिखाता। अब यार क्या कर सकते हैं यार, नहीं है यार, सॉरी, ठीक है, मतलब वीडियो में क्या है, ठीक है, तब भी आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसमें फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा E0 इंटू एल आई कैप। तो E0 इंटू एल आई कैप आपका कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। एरिया वेक्टर किस तरफ है, बाहर की तरफ, एरिया कितना है बेटा L²। ऑब्वियसली बात है दोनों में डॉट प्रोडक्ट में cos 0 आ जाएगा, ये तो पता ही है E डॉट ए में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा E0 इंटू एल आई कैप डॉट एरिया वेक्टर कितना है बेटा L² इंटू आई कैप, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ। तो आपका सिंपली आंसर आ गया E0 L3, दैट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। यहाँ पे वेबर लिख दो, लिखना है लिखो, लिखना है भूलना नहीं है। समझ में आया कि नहीं बेटा, ठीक है, डाउट है कुछ भी? अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ जिसका आंसर मेरे को चाहिए, ऐसा नहीं कि बैठे रहोगे। एक बच्चे को फोन करके पूछने वाला हूँ मैं अभी, ठीक है, समझ लो, फोन तो मैं करूंगा ही, और फोन करके पता लगाऊंगा भैया कि भैया क्या हो रहा है। सवाल ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अब जो क्यूब है ना, पहले क्यूब कहाँ से पास हो रहा था, ओरिजिन से, अभी क्यूब ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। अभी क्यूब का कोऑर्डिनेट मैं आपको बता रहा हूँ, क्यूब का डायमेंशन अगेन सेम है, L,L,L, L×L डायमेंशन है। बस ऐसा समझ ले, क्यूब पहले ओरिजिन से पास हो रहा था, अभी ओरिजिन से थोड़ा राइट साइड में आ चुका है, और बैक वाला जो फेस है, देख, टॉप लिख देता हूं यहाँ पे ABCD, ये जो ABCD वाला फेस है, ये कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से, L डिस्टेंस दूर है, यानी क्यूब को मैं L डिस्टेंस हटा दिया इस तरफ, क्यूब जो था उसको मैं हटा दिया इस तरफ L डिस्टेंस। अभी आपको इससे फ्लक्स निकालना है, ठीक है बेटा, ये सवाल हो जाएगा। ये सवाल होने के बाद एक और सवाल करना है, वो सवाल कौन सा है देखो, पहले लिख लो ये वाला सवाल। अगला सवाल ये है कि भाई साहब सब कुछ सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, सब सेम, कुछ बदल नहीं रहा है, बदल बस एक चीज रही है भैया, वो क्या है,
क्या है वो, देखो ओरिजिन, ये ओरिजिन है मान ले। ओरिजिन कहाँ से पास हो रहा है, एकदम क्यूब का जो मिड पॉइंट है ना बेटा, क्यूब के मिड पॉइंट खेला, सॉरी क्यूब का मिड पॉइंट तो नहीं बना पाया मैं, बढ़िया से बनाएंगे तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। मिड पॉइंट ये होगा मेरे हिसाब से। सॉरी बच्चों, सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो मेरे को। ये ओरिजिन है मान लो बेटा, मानना क्या है, बनाया है प्रॉपर, है ना। तो ये आपका ओरिजिन है, हमको क्या निकालना है बेटा, फ्लक्स निकालना है। ओरिजिन समझ में आया कि नहीं, ओरिजिन कहाँ से पास हो रहा है, यानी ए बी सी डी ये हो गया, ई एफ जी एच, यानी ये जो ओरिजिन है इसका मैं डॉट डॉट देके यहाँ पे अगर बनाऊं, ये डिस्टेंस कितनी है L/2, और पीछे वाले डिस्टेंस, सॉरी पीछे वाले फेस की भी डिस्टेंस कितनी है बेटा L/2। समझ में आ रहा होगा अंदाजे में, ठीक है। मैं डायग्राम को कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, आप ऐसा समझ लो, बीच वाला पॉइंट ये जो बी एफ है, इसका बीच वाला पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है। बाकी मैं और डायग्राम को और कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, आप ये वाला सवाल कर लो सॉल्व, ठीक है। ये सवाल सॉल्व कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो इस सवाल को। इसके बाद मैं एक और सवाल, आई होप लिख लिया होगा। अब एक और सवाल दूंगा मैं, एक और सवाल दूंगा, लेकिन वो आपको खुद करना है, ठीक है। और वो कम्पिटिटिव लेवल का है, ठीक है, वो थोड़ा बढ़िया लेवल का है, वो मतलब मेन से एडवांस लेवल का थोड़ा हो जाता है, ठीक है। वो आपके ऊपर, आपको सॉल्व करना है, करो, नहीं करना है मत करो, मेरे हिसाब से कोई कोई प्रेशर नहीं बेटा मेरे हिसाब से, ठीक है। आप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, मैं तो कहता हूँ ट्राई कर लो यार, ठीक है। एनडब्ल्यूटी वाले बच्चे बोलेंगे सर हमको तो जरूरत नहीं है, हमको जरूरत नहीं, हम क्यों करें सर, आपको जरूरत है आप करो। ऐसा नहीं है बेटा, दिमाग खुलेगा ना, यहाँ नहीं अगले चैप्टर में काम आएगा, अगले चैप्टर में नहीं तो कहीं ना कहीं तो काम आएगा, लेकिन दिमाग अगर खुलेगा नहीं ना तो फिर बेटा मुश्किल है। ए वर्किंग ब्रेन कैन परफॉर्म इवन अंडर अनफ्रेंडली सर्कमस्टांसेस। बड़ा वियर्ड लग रहा होगा ना, मैं ऐसी बातें किए जा रहा हूँ खुद से, वो भी कैमरे के सामने, इसमें यार वियर्ड तो है। चलो क्या कर सकते हैं, काम है अपना। आय हाय हाय, क्या कर दिया सर, ये क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया सर, क्यों कर दिया, ई नॉट इंटू वाई आई कैप, फाइंड टोटल फ्लक्स। बढ़िया सवाल, मतलब मजा आ गया यार, मजा आ गया। ई नॉट इंटू वाई आई कैप, ठीक है, ये वाला कर लो। ये होने के बाद और भी बढ़िया सवाल आता होता है, अगर ये हो जाए ना, जिनका ये हो जाए वो पहले इस बॉडी से, सेम बॉडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, आपको फ्लक्स निकालना है, जिनका ये हो जाए वो मेरे को मैसेज करना, उनको मैं एक और बढ़िया सवाल दूंगा। और बहुत सबको पता है इसमें इंटीग्रेशन लगेगा, जो फिजिकल क्लास में आए थे उनको पता है कि मैं कराया ऐसा टाइप एक सवाल करा चुका हूँ ऑलरेडी, इंटीग्रेशन तो लगेगा। ट्राई करो, ये जब हो जाए मेरे को रिजल्ट भेजो और मैं एक और सवाल आपको इसके बाद भेजता हूँ। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है बेटा।